जी, we're supposed to start with entropy and equilibrium reactions. Equilibrium reactions में हमारे पास reactants और products दोनों होते हैं, तो वो total entropy change positive होगा दोनों directions की तरफ, यानी additional increase disorder में होना, hence entropy का उसके साथ associate करना इस mixing के साथ, ये थोड़ी सी complicated चीज़ है। लिहाजा इसे जो ना वो हम graphs में understand करते हैं, examples के साथ understand करते हैं कि increasing entropy कैसे रिएक्शन को प्रोग्रेस करने में हेल्प देता है, आइदर के प्योर रिएक्टेंट्स और प्योर प्रोडक्ट से हम कैसे इक्विलिब्रियम तक पहुंचते हैं। जो एग्जांपल आपके सामने एक्सक्यूज मी कोट की सर। जा रही है, जी जी बेटा। सॉरी सर, वो मैंने सर हमने पिछले एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर से वो ग्राफ्स बने हुए थे कि हम एसिड ऐड करते हैं, वो सॉरी सर एसिड वाले ग्राफ्स थे सर, पीएच वाले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर उसमें एक चीज़ मैंने पहले पूछनी थी सर, मुझे याद नहीं रहा। वो सर उसमें जो ग्राफ बुक में बने हुए हैं सर, उन्होंने इस तरह से बनाए हुए हैं कि हम एसिड ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, और पेपर में जो ग्राफ दिए हुए थे उन्होंने एल्कली ऐड किया हुआ था, तो वो पूरा ग्राफ जो था वो रिवर्स हो गया था, मतलब उल्टा हो गया था। तो सर बुक में वाले ग्राफ नहीं बनाए हुए, फिर हम उसको नेट वगैरह से सर मैंने वैसे देखे थे, तो सर वहां से देख के फिर हम उसको बनाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई उसकी नहीं है। जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन मेरे साथ शेयर करें पिक्चर फॉर्म में, ताकि फिर मैं आपको उस पर गाइड कर सकूं, क्योंकि अभी भी आपके सवाल में इतनी सारी चीजें इनकम्प्लीट हैं कि मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दे नहीं पाऊंगा। मैं नहीं जानता कि जी सर, जी एसिड सर। और अल्कली में से कौन सा स्ट्रॉन्ग था, कौन सा वीक था। हम नहीं नहीं अगर सर, अल्कली ऐड कर रहे थे वीक तो की कैसे बात ऐड कर नहीं रहे, मैं कर रही फिर सर। कौन सा एक्स क्वेश्चन। एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ये लिखा हुआ होता है ना, द अमाउंट ऑफ एसिड एडेड। बुक में सर इस तरह के ग्राफ बने हुए हैं, लेकिन जो जी उसने पेपर में दिए हुए हैं उसने एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ बेस एडेड। हाँ, तो बेस के साथ भी रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन तो तो किसी भी सर तरह हो से होता है। सकता है ना, लेकिन हाँ हमने जो शेप ऑफ ग्राफ पढ़ी है वो तो हम सर उस तरह देख के बना देते हैं ना, तो जी जी, वहां पर जब लिखा हुआ होगा शेप अमाउंट ऑफ ऑफ ग्राफ बेस एडेड, ऑपोजिट थी। तो वो बिल्कुल यस ऑपोजिट हो जाती है। हाँ, उसमें देखना पड़ेगा कि इस फैक्टर की वजह से वो शेप ऑफ ग्राफ ऑपोजिट आ रही है। आप मुझसे क्वेश्चन शेयर करें, हम उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि जो बुक का और क्वेश्चन का डिफरेंस है ना, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं। ये अभी जी भी सर। थोड़ी सी ब्लाइंड क्वेश्चनिंग है, ठीक है। शेयर द क्वेश्चन विद मी बिफोर द क्लास, और मैं क्लास में वो क्वेश्चन की पिक्चर जो आपने मुझसे शेयर की होगी वही पिक्चर सामने रख के, जैसे अभी रिसेंटली परसों की क्लास में खुजैमा ने किया कि उसे टॉपिकल में जो क्वेश्चन डिफिकल्ट रखता था वो उसने वो फिर शेयर किया। फिर वो मैंने जी पूरा सर। क्वेश्चन इसी क्लास में ही, आप शायद पता नहीं उस क्लास में थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं है, तो मैंने वो क्लास में बैठ के ही वो क्वेश्चन पूरा करवाया। और फिर उसी क्वेश्चन में अली को भी मसला आ रहा था, तो वो साथ ही डिस्कशन में हुआ, तो वो सारों के लिए क्लैरिफाई हो गया, ठीक जी है। सर। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आपको इस तरह से डिफिकल्ट लगता है और बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि बुक से और हमारा जो डिफरेंस है, या तो वो इतना ज्यादा आ रहा हो कि आपको पता न चले, और ऐसा कॉमनली ये लेवल A2 के क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा होता है। ए लेवल को एक तरफ सारे को रखकर A2 में ये बहुत ज्यादा होता है। तो जिस जिस क्वेश्चन पे आपको ये लगे कि आपने जो पढ़ा है और क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सारा कुछ उलट हो गया, तो उस क्वेश्चन को मुझे पिक्चर के तौर पे शेयर कर दिया करें, ठीक है। और फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा नेक्स्ट क्लास में रेज कर लिया करें, ताकि मैं उसी पिक्चर को, वो तो बड़े आराम से व्हाट्सएप की पिक्चर यहाँ पर शेयर हो जी जाएगी, सर। सारों के सामने रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर पॉसिबल जी हो तो क्वेश्चन भी और आंसर भी दोनों शेयर कर लिए, ताकि मैं आपको क्वेश्चन भी समझा सकूं, और मार्किंग स्कीम में बाज मरतबा आंसर बच्चा पढ़ तो लेता है, लेकिन आंसर की रीजन नहीं समझ में आती कि ये आंसर क्यों लिखा हुआ है, जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ वो आंसर क्यों नहीं लिखा हुआ। सो दिस हैपेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में जैसे पिक्चर फॉर्म में शेयर करें, आंसर भी शेयर करें, ताकि मैं हर तरह की एम्बिग्यूटी दूर कर सकूं। फिर ये भी होता है जी सर। समटाइम्स कि आंसर्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि ओवरऑल आंसर तो आप पिक कर रहे होते हैं, लेकिन उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स पे आपको इतराज होता है कि ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों नहीं लिखा, ठीक है। मतलब आपके जहन में एक और चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है और एक एंटायरली डिफरेंट चॉइस ऑफ वर्ड्स आंसर में लिखा होता है। जो भी है, क्वेश्चन का इशू है, बुक से डाटा नहीं मिलता, आंसर समझ नहीं आता, इन सारी सूरतों में उसकी पिक्चर्स मुझे भेज दें, और फिर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को दोबारा रेज भी कर दें, बिकॉज आई एम अ फॉरगेटफुल पर्सन, हो सकता है मैं वहीं पे आंसर कर दूं और भूल जाऊं कि मैंने सारी क्लास को उसमें साथ लेके चलना है। तो कोई मसला नहीं है, आप इस क्वेश्चन को क्लास में दोबारा कर लें और वो फिर सारों का ही फायदा हो जाता है, क्योंकि हर किसी को इस तरह के क्वेश्चन में अगर
चाहे उसे 10% कंफ्यूजन है, चाहे उसे 100% कंफ्यूजन है, स्टूडेंट को वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है? जी And सर। you're most welcome to do that, no matter how many times you come up with this kind of stuff, because A2 is going to be filled with this kind of stuff. भरा होगा, हर दूसरे चौथे दिन जाकर आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाया करेगा जो है ना वो आपकी बुक से डिफरेंट हो जाए, या आंसर ना समझ में आए, या पता ही ना चले कि ये लफ्ज लिखे हैं तो क्यों लिखे हैं। जरूर कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे अच्छा जी लगेगा, मुझे अंदाजा होगा कि हाँ घर पे बैठे मेहनत कर रहे हैं, मतलब मैं जिस सर मेहनत को ज्यूम कर रहा होता हूँ, कह रहा होता हूँ, वो हो भी रही है एक्चुअली। जी सर मंडे को क्लासेस होंगी ऑनलाइन? हाँ जी बेटा, क्योंकि स्कूल तो ट्यूसडे से स्टार्ट होने, बट मेरी क्लास के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है। मंडे को अभी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मंडे को प्रोबेबल डेट है मेरे थीसिस डिफेंस के लिए। इफ दैट हैपेंस आई एम गोइंग टू बी इन यूनिवर्सिटी सर टेस्ट इन पोस्टपोन कर दें, इन द मॉर्निंग। क्लास जी में जी नहीं। बेटा, जब मेरी क्लास नहीं होगी तो टेस्ट क्या होगा? नहीं यही तो मतलब बता कि रहा हूँ, सर मतलब ऑनलाइन क्लासेस में नाइल है। हाँ मंडे पोस्टपोन हो जाएगा, और ऑफ कोर्स ट्यूसडे से तो ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ट्यूसडे को मुझे सर लगता है शायद आपको कोई फिजिक्स का टेस्ट प्लान है। एम आई राइट अबाउट दैट? नहीं सर। नहीं? अच्छा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम उसे ट्यूसडे या वेंसडे को प्लान कर लेते हैं। उसे उस वीक में खत्म करना, यानी नेक्स्ट वीक में इस टेस्ट को करना जरूरी है। दिन एक दो कौन आगे से पीछे हो जाए चैप्टर उससे का फर्क सर? नहीं पड़ता। जी बेटा कहिए, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं पूछा कौन रिएक्शन से चैप्टर काइनेटिक्स का? का। जी रिएक्शन कैनेटिक्स का, क्योंकि हम तरतीब से चैप्टर कर रहे हैं और उसी जी तरतीब सर। से टेस्ट ले रहे हैं। तो रिएक्शन कैनेटिक्स का व्हाट्सएप पे अनाउंस किया था, मंडे अनाउंस किया था। अली का ओपिनियन ये है कि मंडे को ना करें, और ये मैंने पहले अनाउंस कर दिया। मुझे थीसिस की डेट बाद में कंफर्म हुई है, वो तो मुझे कल शाम 4 बजे के करीब जाके, या उसके भी बाद कंफर्म हुई है, इवन वो भी अभी कंफर्म नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। तो जो जी है ना, सर। मंडे को शायद मैं हूँ ही ना, मतलब मैं आ ही ना सकूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँगा फ्रॉम द मॉर्निंग टिल आई एम डन विद डिफेंस, और वो होते होते पता चलता है वो शाम के 4 बज जाते हैं। हम सुबह 8-9 बजे आते हैं यूनिवर्सिटी, और लास्ट टाइम्स में भी इसी तरह होता रहा है कि वो हो तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू रहा है, लेकिन टाइम टेकिंग होता है, ग्रुप्स होते हैं, टर्न का इंतजार करना पड़ता है, एक स्टूडेंट नहीं होता, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, इट्स इन फैक्ट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? जी सर। तो बस फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे और मैनेज करेंगे। तो मंडे नहीं होगा, ट्यूसडे का मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर रहा, वेंसडे या थर्सडे में से कोई एक डे होगा, वो हम डिसाइड कर लेते हैं बाद में, ठीक है? आप अलबत्ता प्रेपरेशन वेंसडे या थर्सडे के हिसाब से करना शुरू कर दें, या वेंसडे होगा या थर्सडे होगा। इवन अगर मैं आपको मंडे को भी अनाउंस करता हूँ वेंसडे का, तो फिर आप मुझे मना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप वेंसडे या थर्सडे के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है? जी सर। यहाँ पर हमारे पास क्लास में हैं 5 स्टूडेंट्स, और इस वक्त खुजैमा नहीं है। खुजैमा को खुद मैं सेपरेटली बताता हूँ, कोई मसला नहीं, या अली आप बता दें, खुजैमा को बता देंगे? जी सर। ओके गुड, उससे बता दें कि वेंसडे के हिसाब से प्रिपेयर करें, लेकिन वेंसडे या थर्सडे में से किसी एक डे पर हम इसे फाइनलाइज कर लेंगे। एंड आई विल डू दैट ऑन मंडे इंशाल्लाह, इफ नॉट पॉसिबल ऑन मंडे आई विल डू दैट ऑन ट्यूसडे, फाइनलाइजेशन, ओके? कोई और क्वेश्चन इससे पहले कि हम टॉपिक पे दोबारा आए? ओके, सो हम एक ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्राफ है डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का, विच इज कन्वर्टेड इनटू NO2, ठीक है? और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जिसमें डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और NO2 के दरमियान में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस नॉट टोटल जो है, वो हमारे पास डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड जब कन्वर्ट होती है NO2 के मिक्सचर में, तो इक्विलिब्रियम के लिए हम शो कर रहे हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी, इस तरह से कि NO2 की तरफ इंक्रीज हो रहा है एंट्रोपी का, और N2O4 की तरफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? ऐसा क्यों है? ऑफ कोर्स हमारे जो जनरलाइजेशन रूल्स हमने 2 दिन पहले पढ़े हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे होंगे। The entropy values for solids or liquids or for number of atoms or for harder or softer substance, हम वो सारे रूल्स इसके ऊपर भी अप्लाई कर रहे होंगे। As the mixing proceeds, the order of increasing disorder decreases and more and more NO2 molecules are formed, ठीक है? तो हमारे पास NO2 के molecules जो होते हैं, अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करें इस केस में, तो आपको आइडिया होगा कि N2O4 gives us 2 NO2. So the number of molecules of N2 are more.
of course there is going to be more increased disorder, and of course there is going to be more entropy towards the NO2 side. ठीक है, उसको वो further explain करता है, at some stage in the reaction the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction. Equilibrium has been reached. The same argument applies to the reverse reaction. At the position of equilibrium, the total entropy change of forward reaction equals the total entropy change of reverse backward reaction. याद रखिएगा ये टोटल एंट्रोपी की बात नहीं कर रहा, टोटल एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा है. एंट्रोपी के ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स उठाकर देखेंगे तो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स ने इस एक लाइन के लिए की होती है वो ये कि स्टूडेंट्स बुक की लाइन को कॉपी करते हैं और एक वर्ड लिखना भूल जाते हैं. एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टोटल एंट्रोपी चेंज फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्वल करता है एंट्रोपी चेंज ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, इसमें बच्चे चेंज लिखना भूल जाते हैं, टोटल एंट्रोपी लिख देते हैं. टोटल एंट्रोपी होना जरूरी नहीं है, चेंज होना जरूरी है. ठीक क्लास, 2 सेकंड प्लीज स्टे ऑनलाइन विद मी. Wait a second. जी, तो बात ये हो रही थी कि स्टूडेंट जो वहां पर चेंज का लफ्ज लिखना भूल जाते हैं, टोटल एंट्रोपी लिख जाते हैं. दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक. वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी चेंज फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम becoming equal to one another. ठीक है, तो एंट्रोपी जो चेंज होगा वो इक्वल होगा, एंट्रोपी टोटल इक्वल होना जरूरी नहीं है. ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ओवरऑल एंट्रोपी चेंज जो होता है वो 0 होता है, बिकॉज जितना एंट्रोपी चेंज फॉरवर्ड के लिए होता है उतना ही एंट्रोपी चेंज रिवर्स के लिए हो जाता है, एंड द इफेक्ट इज कैंसिल्ड विद वन अनदर. ठीक है, ऑफ कोर्स एंट्रोपी चेंज एक साइड का अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का पॉजिटिव में है तो उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ वही एंट्रोपी चेंज नेगेटिव में आएगा रिवर्स के लिए और वो 0 हो जाएगा. ठीक, तो डिसऑर्डर की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर किसी भी साइड की तरफ अपने जनरलाइजेशन रूल्स के हिसाब से ज्यादा हो सकते हैं. यहाँ पर NO2 की साइड पर इक्विलिब्रियम आ रहा है हमारे पास और एंट्रोपी ज्यादा हो रही है, ज्यादा स्टेबिलिटी उस साइड पर है. ठीक है, ऑफ कोर्स जहां पे ज्यादा डिसऑर्डर होता है ज्यादा स्टेबिलिटी दूसरी तरफ लाई करती है. ये हम पहले जनरलाइजेशन रूल्स में पढ़ चुके हुए हैं. लेकिन जो इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट बात थी वो ये लास्ट 3-4 सेंटेंसेस थे जो मैं क्लियर कर चुका हूँ. अगर ये क्लियर है तो फिर हम एंट्रोपी एंड टेम्परेचर के टॉपिक पे चलते हैं. आर वी क्लियर? जी सर. जी सर. एंट्रोपी एंड टेम्परेचर. एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग्स के लिए हम देते हैं डेल्टा H माइनस डेल्टा H नॉट रिएक्शन ओवर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और टेम्परेचर इन केल्विन. अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शंस कैरी किए जाएं, मसलन इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होता है वो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग्स का लेस नेगेटिव बना देता है या मोर पॉजिटिव बना देता है, व्हाटएवर लाइक टू कॉल इट. ठीक है, अगर इन रिएक्शंस को बिलो किया जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर के तो डिक्रीज इन टेम्परेचर जो होता है वो एंट्रोपी चेंज को सराउंडिंग्स के मोर नेगेटिव कर देता है या लेस पॉजिटिव कर देता है. ठीक है, आई थिंक द लाइंस दैट आर रिटन आर प्रीटी इजी. ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टी की वैल्यू को हम बड़ा करते जाएंगे तो ओवरऑल आंसर हमारे पास छोटा होता जाएगा, लेकिन चूंकि इसमें नेगेटिव सिंबल है तो हम उसके लिए लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव ऑपोजिट वर्डिंग यूज करते हैं. ठीक है, और इसी तरह से अगर टी की वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो छोटी होती जाएगी, चूंकि वो डिनोमिनेटर में है हमारा आंसर बड़ा होता जाता है, लेकिन आंसर के साथ नेगेटिव साइन है तो हम इसे मोर नेगेटिव या लेस पॉजिटिव कह देते हैं इस पर्पस के लिए. I hope that's pretty easy to understand. अगर आपको बेसिक अरिथमेटिक मैथमेटिक्स आता है तो ये बात बहुत आसान सी है कि डिनोमिनेटर बड़ा हो या छोटा हो तो हमारे पास किस किस्म का चेंज आता है. ये बात भी सबको क्लियर होती है? जी सर. जी सर. गुड गुड. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने लिखी है, इन बोथ दीज केसेस हम ये assumption कर रहे होते हैं कि डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है. रियलिटी में डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्लाइटली चेंज करता है, लेकिन हम इस चेंज को डिसरिगार्ड करते हैं फॉर द ईज ऑफ आवर कैलकुलेशन. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक,
ये चीज पेपर 5 में एक आधी मरतबा आई हुई है, ज्यादा मरतबा नहीं, और वहां पर भी आप यही कर रहे होंगे कि ये जो चेंज होगा स्लाइड उसे आप इग्नोर कर रहे होंगे, ठीक है, डिसरिगार्ड कर रहे होंगे। बेशक लिखने में तो उसे कोट कर देंगे लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज के ऊपर कोई खातर खा चेंज नहीं आएगा। बहरहाल पेपर 5 में ये रेयर आया हुआ है, सिर्फ एक दफा बताने की जरूरत थी, जरूरी नहीं है कि हर वो पेपर 5 में हो। मैंने ये हार्डली 8 इयर्स में एक मरतबा देखा है, ठीक। जब हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर इफेक्ट्स देखते हैं एबिलिटी ऑफ जिंक कार्बोनेट के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए, हम जानते हैं वो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये पिछले चैप्टर्स में ये चीज कवर हो चुकी हुई है। तो डिकम्पोजिशन अगर एंट्रोपी चेंजेस के साथ कन्वर्ट करें 298 केल्विन और 550 केल्विन पे, तो हमें देखना पड़ेगा कि सराउंडिंग्स और सिस्टम दो बोथ के अंदर चेंजेस क्या है। अज्यूम करते हैं कि स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होती हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन 72.3 किलोजूल पर मोल है, और एस नॉट ऑफ सिस्टम जो है वो हमारे पास 174.8 किलोजूल पर मोल है, ठीक। तो अगर हमारे पास डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन और एस नॉट सिस्टम है, तो एस नॉट सराउंडिंग कैलकुलेट है, टोटल कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है। पहले एक टेम्परेचर पर डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन को डिवाइड करें, सराउंडिंग का आंसर आ जाएगा, टोटल के अंदर इसके साथ ऐड कर दें, आप एक आंसर आ जाएगा। पहले काम 298 केल्विन पे करें, फिर ये काम 550 केल्विन पे करें, दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगी, वो ही कैलकुलेशन नीचे दी हुई है। डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन लें, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें ताकि किलो जाउल की बजाय जाउल में आ जाए। ये स्टेप्स हमने कल भी किए, सिर्फ रिवीजन है। 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर 72,300 आता है। 298 से डिवाइड किया, आपका आंसर आया। इसे आपने सिस्टम के साथ सराउंडिंग की वैल्यू को ऐड किया, आपके पास एस नॉट ऑफ टोटल की वैल्यू आ गई। फिर दोबारा इसी हीट ऑफ रिएक्शन को पिक किया, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके 550 से इस मर्तबा डिवाइड किया कि रिएक्शन एक डिफरेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, एक्चुअली हायर देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हो रहा है। तो हमारे पास सराउंडिंग की वैल्यू आ गई। उसी सराउंडिंग की वैल्यू को लेकर फिर हमने एड अप किया सिस्टम की वैल्यू में, तो हमारे पास एस नॉट टोटल की वैल्यू आ गई। नोटिस करें कि एस नॉट टोटल की वैल्यू आपके पास 298 केल्विन पर नेगेटिव में है स्लाइटली, और उसी तरह से वो स्लाइटली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है जब आप उसे 298 केल्विन से 550 केल्विन पे ले जाते हैं। So you can see that at 298 Kelvin, total entropy change is negative and the reaction does not occur at this temperature. लेकिन 550 Kelvin पे total entropy change positive हो जाता है, तो reaction ना सिर्फ feasible हो जाता है बल्कि spontaneous भी हो जाता है इस temperature पर, ठीक। So हम यहाँ से deductions क्या निकालेंगे? Number one, total entropy change in the reaction shows a large increase, for example 200 joules per Kelvin per mole. रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम कंप्लीशन के तौर पे, और वो डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस है। और जब टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो शो करता है लार्ज डिक्रीज, जैसा कि -600 जूल्स पर केल्विन पर मोल, तो हम ये डिड्यूस करते हैं कि रिएक्शन के अकर करने की लाइक्लीहुड बहुत थोड़ी है। फिजिबल तो शायद फिर भी है, लेकिन उसके प्रोसीड करने का, अकर करने का लाइक्लीहुड बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने आपको रेंजेस के हिसाब से ये चीज समझाई है, और आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कहाँ पर फिजिबल और फिजिबल के बाद स्पॉन्टेनियस होगा, और कहाँ पे फिजिबल है ही नहीं, नॉट फिजिबल है, तो हम कहते हैं कि लाइक्लीहुड फॉर अकरिंग जो है वो वेरी लिटिल या लिटिल है, ठीक है। उसके लिए +200 -600 जूल्स पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली बताया गया, ठीक। आई होप ये वाला टॉपिक भी क्लियर होता हो। बिल्कुल क्लियर है? स्टूडेंट्स जी मेरी सर। आवाज आ रही है? ओके, गुड गुड। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा स्टार्ट इस वक्त बता रहा हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी को हम आज नहीं करेंगे, इसे नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे एज अ सेपरेट टॉपिक। ये सिर्फ उससे पहले जो इंट्रोडक्शन है मैं वो क्लियर आउट कर रहा हूँ। एंट्रोपी, एंथैल्पी चेंजेस और फ्री एनर्जी, इनको कंबाइन करके स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है फ्री एनर्जी के बारे में, ठीक है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मीथेन का ऑक्सीजन के साथ, हम जानते हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन -890.3 किलोजूल पर मोल है, व्हिच मींस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एंट्रोपी चेंज सिस्टम का नेगेटिव है, लेकिन ना लार्ज नेगेटिव वैल्यू एंथैल्पी चेंज ही कॉम्पनसेट करती है नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम के लिए, क्योंकि ये जो टर्म है डेल्टा एच नॉट एच नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बाई टी ऑफ, जो कि हम सराउंडिंग्स के लिए लिखते हैं, इसकी हाई पॉजिटिव वैल्यू आती है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव वैल्यू कॉम्पनसेट हो जाती है। ना सिर्फ ही कॉम्पनसेट होती है
बल्कि टोटल की पॉजिटिव वैल्यू होना रिएक्शन की फिजिबिलिटी को भी यस कर देता है और उसको स्पॉन्टेनियस भी कर देता है, ठीक है। इवन वो वैल्यू 2200 को क्रॉस कर जाती है। इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी टोटल की इसी क्वेश्चन की, ये पीछे हम कर चुके हैं कल की वक्त एग्जांपल नंबर 6 पे, और ये वैल्यू आ रही थी अप्रोक्सीमेटली अ लिटिल लेस देन 3000 जूल्स पर केल्विन पर मोल, टोटल भी ऐड करके, ठीक है ना, सराउंडिंग्स भी, सिस्टम भी, सारा कुछ ऐड करके हमारे पास ये बनती है, ठीक। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। उसने हमें सिर्फ 200 बताया था, इस वक्त हम 3000 की बात कर रहे हैं, which makes it quite a lot spontaneous of a reaction, सही। सो इस तरह के रिएक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जहां H नॉट रिएक्शन की वैल्यू लार्ज हो और नेगेटिव हो, एंथैल्पी चेंज जो होता है वो ड्राइविंग फोर्स होती है रिएक्शन की, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होती है। अगर नहीं क्लियर होती, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत हायर अमाउंट ऑफ एनर्जीज होती हैं, और उनके एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वो एनर्जी को इमिट करके निकाल कर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो हम जब एंथैल्पी चेंज को ड्राइविंग फोर्स कहते हैं किसी ऐसे रिएक्शन के लिए, तो इस वजह से कहा होता है कि उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सूरत में वो एनर्जी निकालते हैं और फिर स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एंट्रोपी टर्म जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो टर्म है डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन बाय टी, यानी कि सराउंडिंग्स की टर्म, वो उसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। अगर वैल्यू सिस्टम एस नॉट सिस्टम और सराउंडिंग्स की दोनों की नेगेटिव हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। However, अगर सिस्टम की वैल्यू पॉजिटिव हो और इतनी बड़ी हो कि वो सराउंडिंग्स की नेगेटिव वैल्यू कॉम्पनसेट कर सकती हो, तो डेल्टा एस नॉट टोटल जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ऐसी सूरत में एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है। याद रखिएगा, दुनिया में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पॉन्टेनियस हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो बहुत थोड़े होते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस हो। इसका मतलब है कि उन थोड़े से रिएक्शंस में एस नॉट टोटल सिर्फ तब पॉजिटिव आता है जब डेल्टा एस नॉट ऑफ सिस्टम की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इतनी बड़ी कि वो डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग्स की नेगेटिव वैल्यू को भी कॉम्पनसेट कर सकती है, ठीक। इसी वजह से ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं और इनका एस नॉट टोटल भी पॉजिटिव आता है। केमिस्ट यूजुअली इंटरेस्टेड होते हैं सिस्टम में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, जब इसकी बजाय कि वो कंसिडर करें एनर्जी चेंजिंग सराउंडिंग्स की। फॉर्चुनेटली हमारे पास एक तरीका है कि हम सिस्टम और सराउंडिंग के जो एनर्जी चेंजेस हैं उन्हें एक ही मर्तबा में एक साथ, एक मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड के साथ हम उन्हें अंडर अकाउंट रख सकें और ये सारी कैलकुलेशन कर सकें और ये इजीली कर सकें। ये इन्वॉल्व करते हैं क्वांटिटी जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं या सिंपली फ्री एनर्जी बुलाते हैं। इसको गिब्स एनर्जी या गिब्स फंक्शन कैपिटल जी से भी डिनोट करते हैं। ये गिब्स की तस्वीर है, ठीक है जनाब, और गिब्स फ्री एनर्जी को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक काफी आज के लिए। मैं थोड़ा सा कम करवा रहा हूँ, इंटेंशनली थोड़ा सा कम करवा रहा हूँ। यस सर। जी सर। ठीक है, गिब्स को एक साथ करेंगे। गिब्स को अगर आपका इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है उनकी एनर्जीज को एक साथ अंडर अकाउंट रखना और फिर ये फाइंड आउट कर लेना क्या है कि आपका रिएक्शन फिजिबल है और स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये काम बहुत आसान है सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए। उससे एंट्रोपी चेंजेस, एंथैल्पी चेंजेस, सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक। इसके इसी तरह से गिब्स फ्री एनर्जी को जब हम स्टडी कर लेते हैं तो ये चैप्टर उस पर पूरा हो जाता है, ठीक है। हमारे पास इस चैप्टर में गिब्स एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। गिब्स एनर्जी को हमने स्टडी करना है इस तरह के जो ना सिस्टम्स के लिए भी जिसमें एंथैल्पी चेंजेस पे डिस्कस होनी है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी वो भी हमें कैलकुलेट करने में हेल्प दे सकती है। तो बस हार्डली 2 सिटिंग्स में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है जब तक अगले जी सर। चैप्टर का टेस्ट होगा ये भी कंप्लीट हो जाना है। ये छोटा चैप्टर है, हमारे पास बड़े बड़े चैप्टर गुजरे हैं, ये छोटा चैप्टर है इस बार, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना मैं क्लास को वाइंड अप करता हूँ। नहीं सर। ओके बेटा, ओवर द वीकेंड आप रिएक्शन किनेटिक्स के चैप्टर को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। हम इंशाल्लाह वेडनेसडे या थर्सडे में से किसी एक दिन उसका टेस्ट करते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।